हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है शिवलाल प्रजापत और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो आपको इंग्लिश सीखने और लिखने और पढ़ने में आपको मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ने का सपना देख रहे हो या फिर आप प्रॉपर तरीके से ग्रामर को समझना चाहते हो, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी में इसको हिंदी में हम बोलते हैं शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि फिर इंग्लिश में हमारे जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग भागों में या अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उनके सभी सारे भाग होते हैं उनको सभी को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोल सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में भी समझाया गया है मैंने। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क डे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। और दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा है एडजेक्टिव, हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं। और चौथा है हमारा वर्ब, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। और पांचवा है एडवर्ब, हिंदी में हम इसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। और छठा हमारा है प्रेपोजिशन, इसको हिंदी में हम संबंधवाचक बोलते हैं। और सातवां है हमारा कंजक्शन, इसको हिंदी में हम समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक के नाम से जानते हैं। और आठवां हमारा है इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में हम विस्मयादि बोधक अव्यय या अंतःक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक संज्ञा या एक एक पार्ट्स ऑफ इसके बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नाउन के बारे में समझते हैं कि नाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने पहले से एक बार तो व्हाइट बोर्ड पर मैंने अपने हिसाब से सब कुछ लिख लिया है, ताकि अगर मेरी आवाज़ आपको समझ में ना आए तो आप पढ़ के भी आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में समझते हैं। नाउन होता क्या है? तो नाउन की डेफिनेशन ये होती है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। एक बार फिर से समझ देता हूँ फ्रेंड्स। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण या दशा या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में ऐसे भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम संज्ञा को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? इट इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी को हम एक एग्जाम्पल की तरह से हम समझते हैं। जैसे नाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? रमेश, पेन, क्रो, काउ एंड अदर। इस तरह के जो भी हम नाम आप देखेंगे ये सब नाउन के अंतर्गत आएगा। इसी को हम एक एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। इट इज़ माई बुक। तो यहाँ पर बुक क्या है? बुक एक संज्ञा, यानी हमारी बुक एक नाउन है। और दूसरा ये देख सकते हो, दिस इज ए पेन। तो पेन हमारा यहाँ पर नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे हम व्यक्ति के नाम से भी हम इस संज्ञा को पहचानेंगे। जैसे सूरज इज ए गुड बॉय, यानी सूरज हमारा ये नाउन हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल, सुनीता इज ए गुड गर्ल। तो सुनीता हमारी एक नाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और हम अब देखते हैं स्थान के नाम पर। अमेरिका इज ए गुड कंट्री। अमेरिका एक अच्छा देश है, यानी कि फ्रेंड्स अमेरिका हमारा नाउन हो गया और कंट्री भी इसमें नाउन हो गया।
और दूसरा है इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री, यानी भारत एक बड़ा देश है। तो इंडिया इसमें नाउन हो गया। और तीसरे में हम देखते हैं ही वॉज लिविंग इन द विलेज, वह गांव में रह रहा था। तो हमारा जो विलेज है ये नाउन यानी संज्ञा हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई कि संज्ञा क्या होती है। तो अब हम चलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। हम प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं, इट इज़ ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला एक शब्द है। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ईट, दिस, आवर। यानी कि इसकी सिंपल तरीके में अगर हम डेफिनेशन बोलते हैं तो डेफिनेशन यानी कि अगर इसको सिंपल तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपक इज ए गुड बॉय बट ही इज ए नॉटी, यानी कि दीपक अच्छा लड़का है लेकिन वह शरारती है। इस वाक्य में अब ही एक प्रोनाउन है जो कि दीपक का परिचय दे रहा है कि वह एक शरारती लड़का है। एग्जाम्पल ये है, सुनीता इज ए लवली गर्ल एंड शी इज ए डॉक्टर। तो जिसमें हमारा जो शी यूज हो रहा है यह प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स अभी आपको अगर प्रोनाउन समझ में नहीं आया हो तो मैं एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें इस सेंटेंस में मैंने इस लाइन में ये लिख रखा है, आन्या एक अच्छी लड़की है, आन्या बहुत खूबसूरत है, आन्या को फिल्में देखना पसंद है। यानी कि ये शब्द आपको यानी ये लाइन आपको अच्छी दिख रही है? नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। यानी कि हम यहाँ पर बार बार इस आन्या का नाम ले रहे हैं। तो इसको नाम न लेने के बजाय हम एक ही बार में इसको बोल सकते हैं, आन्या एक अच्छी लड़की है, वह बहुत खूबसूरत लड़की है और उससे फिल्में देखना पसंद है। यानी कि फ्रेंड्स किसी भी नाम के रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यानी सर्वनाम का यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये मान के चलो कि किसी भी नाम के रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम का यूज करते हैं और इसी तरह से हम पहचानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा जो है एडजेक्टिव यानी विशेषण, तो इसको हम समझते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए, इट इज़ ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। यानी कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, किसी संज्ञा नाउन या सर्वनाम प्रनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देके हम समझते हैं आपको। यू आर ए गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। यानी कि इसमें जो गुड है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया जो इसकी विशेषता हमको बता रहा है। ही इज़ होनेस्ट, वह ईमानदार है। यानी कि उस व्यक्ति की ये ईमानदारी को प्रकट कर रहा है, तो ये होनेस्ट हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण हो गया। और तीसरा है देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 20 लड़के हैं। यानी जो 20 है एडजेक्टिव हो गया जो कि ये हमको ये बता रहा है कि कक्षा में 20 छात्र हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर के वाक्यों में गुड, होनेस्ट और 20 ये सारे एडजेक्टिव हैं जो कि विशेषता बता रहे हैं उन वर्ड्स की। तो फ्रेंड्स मैं आपको चलिए आसान तरीके से इस एडजेक्टिव को और अच्छे से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए हम एडजेक्टिव को आसान शब्दों में हम समझते हैं। यानी मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके मैं आपको एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में आपको बताऊंगा। यानी कि एडजेक्टिव जो हमारा है हमें किसी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, यानी ज़्यादा सूचना देता है। यानी चलिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल दिस गर्ल इज़ ए होनेस्ट, यानी इसमें होनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है जो कि इस लड़की की ईमानदारी को हमें बता रहा है। दूसरा शी इज़ ए लिव्स इन ए
लार्ज हाउस, ये हमारा जो लार्ज है एडजेक्टिव को बता रहा है, जो कि यह बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, यानी शी इज लिव्स इन ए लार्ज हाउस, यानी बड़े घर में रह रहे हैं, तो इसकी ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है, प्रिया इज ए काइंड लेडी, यानी काइंड यानी एडजेक्टिव हो गया, ये काइंड इसमें हमारा एडजेक्टिव हो गया, जिसमें ये बता रहा है कि प्रिया एक दयालु लड़की है, यानी इसमें दयालु का ये शब्द एडजेक्टिव हो गया। वो चौथा हमारा है सोना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी इस लड़की की एक खूबसूरती को बता रहा है, यानी कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो हमारा एडजेक्टिव या विशेषण हो गया। तो चलिए हम चौथे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो चलिए हम इसके अगले लेवल में, फ्रेंड्स अब हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इट इज़ ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस ऑन द इट इज़ ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस ऑन एक्शन और स्टेट, यानी कि यह क्रिया या अवस्था पर व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। फॉर एग्जाम्पल गो, कम, ईट, ड्रिंक, इज, एम, कैन, etc, ये सभी इसके एग्जाम्पल है, यानी इसके वर्ब है। तो सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन में आपको बताता हूँ इसको क्या कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति या स्थान के काम करने को प्रकट करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है, जो ये डांसिंग है हमारा वर्ब हो गया, जो दर्शा रहा है कि वो क्या काम कर रहा है। मनोज वेंट टू द विलेज, मनोज गांव में गए, जो हमारा वेंट है वो हमारा वर्ब यानी क्रिया हो गई। तीसरा है मनोज वर्क्स हार्ड, यानी मनोज कड़ी मेहनत करता है, तो जो वर्क्स है हमारा वर्ब यानी क्रिया हो गई। चौथा है शी इज सिंगिंग, वह गा रही है, यानी ये जो सिंगिंग है वर्ब हो गया। तो फ्रेंड्स ऊपर के वाक्यों में डांसिंग, वेंट, वर्क्स एंड सिंगिंग वर्ब है, जिससे पता चल रहा है कि वह कर्ता द्वारा क्या काम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा वर्ब यानी क्रिया है ये एक मेन टॉपिक है, तो इसके भी हम वर्ब को हम दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम उनके दोनों भागों को क्या कहते हैं हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने के लिए मैंने पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में, ताकि मेरी आवाज़ अगर सही तरह से आपके पास ना पहुँचे तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला जो वर्ब होता है हमारा मेन वर्ब, जो भी क्रिया होती है या जो भी फिजिकल एक्शन होता है उन्हें मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लीप, प्ले, लाग, सीट, स्टैंड, स्पीक, केम, गो, टीच, स्टडी, क्री एंड अनदर। और दूसरा होता है हमारा एक्सिलरी वर्ब, यानी जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में या उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं। यानी कि हमारा जो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है किसी भी वर्ड्स या किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी स्थिति बताता है। फॉर एग्जाम्पल एम, आर, वाज, वेयर, विल, शेल, हैव, हैज और हैज बीन, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ये ऊपर की जो भी जितनी भी सारी है ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो हम एक एग्जाम्पल की तरफ से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ हम समझते हैं। शी इज़ वॉकिंग, इसमें हमारा वॉकिंग है जो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब। आंचल इज गोइंग, ये आंचल जा रही है स्कूल, यानी आंचल इज गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग हमारा मेन वर्ब हो गया और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स समझ होंगे आप, चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा होता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं।
इट इज़ ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। यानी कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन देखें तो वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को परिवर्तित करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, ही फिनिश्ड द जॉब क्विकली या स्लोली, यानी उसने जल्दी या धीरे काम पूरा किया। इस ही की जगह कोई भी पर्सन है, उसने जो उसके बारे में बता रहा है कि उसने जल्दी या धीरे अपना काम पूरा किया। दूसरा देखते हैं, रोज फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। यानी कि जो हमारा वेरी है ये एडवर्ब हो गया जो कि उसकी विशेषता बता रहे हैं कि गुलाब एक बहुत सुंदर है। तीसरा एग्जाम्पल ये, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो इसमें भी हमारा वेरी एडवर्ब हो गया। और चौथा एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, शी सिंग्स नेशनल एंथेम, शी सिंग्स नेशनल एंथेम क्यूट करेक्टली, वह राष्ट्रगान काफ़ी सही ढंग से गाती है। चौथा है, मनोज रन्स वेरी फास्ट, यानी मनोज बहुत तेज भागता है। ऊपर के वाक्यों में वेरी हमारा एडवर्ब हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगी फ्रेंड्स हमारा एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की डेफिनेशन कैसे होती है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, यानी संबंधवाचक अवयव। संबंधवाचक अवयव, चलिए इसको समझते हैं। इट इज़ ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द पर्सन और द थिंग डेनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू द समथिंग एल्स। यानी कि फ्रेंड्स यह एक संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जो व्यक्ति या संज्ञा या सर्वनाम द्वारा निरूपित वस्तु को किसी और चीज़ के संबंध में दर्शाता है। समझ में आया? नहीं आया तो ये देखिए, नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है, यानी कि ये एक रिलेशन बता रहा है दो वस्तुओं का, यानी दो। चलिए इसको हम आगे उदाहरण से समझते हैं। ए काउ इज इन द गार्डन, यानी इन जो हमारा है यह प्रेपोजिशन यानी संबंधवाचक अवयव है, यानी एक गाय बगीचे में है। तो यह तो यहाँ शो करेगी एक गाय बगीचे में है। से दूसरा देखिए, वी आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, हम संगीत के शौकीन हैं। तो उसका रिलेशन बता रहा है, यानी कि उसकी इच्छा बता रहा है कि हम संगीत के शौकीन हैं। जिससे ऑफ हमारा प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक अवयव हो गया। तीसरा, फैंस आर मूविंग ओवर अवर हेड्स, ये जो ओवर है हमारा प्रीपोजिशन है, यानी प्रशंसक हमारे सिर के ऊपर से घूम रहे हैं। तो ये ओवर हमारा प्रीपोजिशन हो गया। और नेक्स्ट है, मनोज विल गो टू दिल्ली, मनोज दिल्ली जाएगा। तो टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट, द फुटबॉल इज अंडर द टेबल, फुटबॉल टेबल के नीचे है। तो ये हमारा अंडर प्रीपोजिशन बता रहा है कि फुटबॉल टेबल के नीचे है। लास्ट, आई हैव ए बुक इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक किताब है। तो ये दर्शा रहा है कि मेरे किताब में एक पुस्तक है, यानी कि यह दूसरी चीज़ों का उस चीज़ से संबंध बता रहा है। चलिए नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट है कंजक्शन यानी संयोजक। कंजक्शन को हम हिंदी में संयोजक कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसको हम समझते हैं। इट इज़ ए वर्ड
यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस, यानी यह शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यानी हम दो शब्दों या दो सेंटेंस को जब भी हम एक साथ जोड़ेंगे उसको हम कंजक्शन के शब्दों से हम जोड़ेंगे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, देखो, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड हरि आर फ्रेंड्स, राम और हरि मित्र हैं। तो इसमें एंड जो हमारा है कंजक्शन या संयोजक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। इसमें हमारा एंड दोनों को जोड़ रहा है, तो ये एंड हमारा कंजक्शन हो गया। तीसरा, ही केम हर बट वेंट अवे, वह यहाँ आया था लेकिन वह चला गया। यानी कि जो हमारा बट है ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है साथ में, तो ये बट हमारा कंजक्शन के रूप में आएगा। यानी वह यहाँ आया था लेकिन चला गया, जो लेकिन जो लग रहा है ना ये शब्द, ये हमारा कंजक्शन है कि वह यहाँ आया था बट लेकिन वापस चला गया। ऊपर के वाक्यों में एंड और बट कंजक्शन है जो कि वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल था, चलते इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो फ्रेंड्स हमारा जो आखिरी जो पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है वो इंट्रोजेक्शन, यह हमारी फीलिंग को दर्शाता है। चलिए समझते हैं। हमारा 8वां है इंट्रोजेक्शन, यानी विस्मयादिक बोधक अवयव। विस्मयादिक बोधक अवयव, इट इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सेम सडन फीलिंग, यानी हमारी फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। देखिए, यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी अचानक हुई भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यह देखिए, अचानक दिल से निकलने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो एक एग्जांपल देख ले, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे हमने मैच जीत लिया, यानी ये अचानक हुई भावनाएं हमारे मन की, जो हमने हुर्रे शब्द से कहा कि हमने मैच जीत लिया। दूसरा है अल्लास ही हैज फेल्ड, अफसोस वह विफल हो गया, सैड फीलिंग हुई यहाँ पर, यानी कि अफसोस वह फेल हो गया। तो ये हमारी फीलिंग को दर्शा रहा है कि ये फेल हो गया। तीसरा है ओह व्हाट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ओह कितनी सुंदर इमारत है, यानी ये हमारी फीलिंग को दर्शा रहा है कि ये कितनी खूबसूरत इमारतें हैं, कितनी खूबसूरत इमारत है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी आज पढ़ाए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में वो आपको समझ में आया होगा कि उनके कितने प्रकार होते हैं, कितने उनको भागों में बांटा गया है, नाउन प्रोनाउन वगैरह, इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से आपको नॉलेज हो गई होगी। अगर आपको यह चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना के लिए कोई नहीं रोक सकता। यानी आप हमारी जो इंग्लिश की जो ग्रामर होती है वो सारी इसके अंदर पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर आपको इसको अच्छे से समझ लिए तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एक एग्जांपल या कुछ एक सेंटेंस बताता हूँ जिसमें आपको नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, वो आपको ढूंढ के बताना है। तो पहला वाला में तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो और दूसरा मैं आपको आपके लिए छोड़ के जाऊँगा जो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आपको बताना है। तो चलिए देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दो सेंटेंस यहाँ पर दो लाइनें लिख रखी हैं, जिसके बारे में आपको बताऊँगा। ये जो हमारा राम स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, यानी कि ये जो हमारा राम है वो हमारा नाउन हो गया। ये स्पीक हमारा है जो वर्ब हो गया, स्पीक वर्ब हो गया। और वेरी हमारा एडवर्ब, ADRAB। और गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, AD। और इंग्लिश हमारा वापस नाउन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगी
कि कौन से वर्ड्स को कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से हम दर्शाते हैं या उससे पता करता है या इससे इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है, ही इज़ द स्मार्टेस्ट किड्स इन द क्लास। तो इसमें नाउन कौन सा है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, ये आपको पता करके आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपना बेल आइकन दबा दें ताकि मैं इसी तरह की जो भी आने वाली वीडियो पे अपलोड करूँगा आपके तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने जो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताए हैं वो पूरी डिटेल में नहीं बता पाया, यानी कि मैंने पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर और आपको अगर अच्छे से डिटेल में अगर पार्ट ऑफ स्पीच बारे में अगर पढ़ना है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए गुड बाय।